हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने ये काम स्टार्ट किया था तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास व उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप को एग्जामिन किया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की फर्दर स्टडी के लिए उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स पर फोकस किया बिकॉज दे वर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। और सेकेंड रीजन था दे कैन फॉर्म compounds with most of the elements। उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स नोन थे उनसे ज़्यादातर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके अपने हाइड्राइड्स या फिर ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते थे। मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड पर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख कर इन्होंने ऐसे वॉल पर पिन करना स्टार्ट किया। इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो उन्होंने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स थे उनको एक ही जगह पर पिन करना ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा, एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इन्होंने पिनअप किया था ये बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में थे। सो द मेंडलीव्स formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। इसको आपको एज इट इज लर्न करना होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे। ग्रुप और पीरियड को मैं बता देती हूँ, ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम वो कहलाते हैं ग्रुप, और जो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उन्हें कहते हैं हम पीरियड्स। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। यहाँ पर 9 लिखा है, हालांकि 9 गलत नहीं है क्योंकि जो 0th ग्रुप था है ना, मेंडलीव ने एक खाली ग्रुप छोड़ दिया था जो आपके इनर्ट गैसेस हैं उनके लिए, बट आपकी एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो उसमें 8 ग्रुप ही दिखाए गए हैं। सो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सारे एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए थे वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट था
द एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको वर्टिकल कॉलम में यानी कि ग्रुप्स में अरेंज किया गया था। एक के जैसे ये कोई एलिमेंट है उसके नीचे सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट या सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट को अरेंज किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या थे। फर्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स वर इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी प्लेस्ड टुगेदर। अभी हमने कहा कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें कहा गया कि सारे एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मास के सीक्वेंस में अरेंज किया गया था। बट इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जिसको एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेकेंड पीरियड में ये हॉरिजॉन्टल ऐसा ये ग्रुप्स हैं, यानी कि 1 2 3 8 ग्रुप हैं, और ये जो लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं ये पीरियड्स हैं, और टॉप टू बॉटम ये है ना, ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स। तो देखिए इनका जो मास है ये 6 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 10 है, ये 12 है, यानी कि रिस्पेक्टिवली इनके मासेस क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए आप एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के मास में सिलिकॉन का जो मास है 28 है जबकि एल्यूमिनियम का मास 29 है। और मेंडलीव ने कहा था कि पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट अरेंज किया जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एटॉमिक मास के एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा। बट मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स को उनके मासेस को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया था, ताकि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी हैं, जैसे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से मैच होती हैं, इसलिए एल्यूमिनियम को यहाँ ना रख करके यहाँ रख दिया गया ताकि सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप में रह सकें। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल में, निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है तो पहले निकल को आना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट को, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट कोबाल्ट और यूरेनियम एक साथ आ सकें, इसलिए इसको इन्वर्स कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को तो जगह दी ही जो पहले से डिस्कवर्ड थे उस टाइम पर, बट इसके साथ ही मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को जिनके डिस्कवर किए जाने की फ्यूचर में संभावना थी उसके लिए कुछ गैप्स छोड़ रखे थे कि जब उनकी डिस्कवरी होगी वहाँ पे वो फिलफिल किए जा सकें। ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने कहा, ऐसे अननोन एलिमेंट्स जो फ्यूचर में डिस्कवर किए जा सकते हैं, उनके नाम के पहले उन्होंने एका वर्ड यूज किया। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब होता है वन, बट यहाँ पर इसका मतलब है सिमिलर। सिमिलर जैसे एका बोरॉन, एका बोरॉन मतलब बोरॉन के सिमिलर कोई न्यू एलिमेंट खोजा जाएगा, तो बोरॉन के नीचे उन्होंने एक स्पेस फ्री छोड़ दिया। उन्हें ये अंदाज़ा था कि इसके सिमिलर प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा, इसलिए उन्होंने एक फ्री स्पेस छोड़ दिया। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पहले एका एल्यूमिनियम यानी कि लाइक एल्यूमिनियम कोई एलिमेंट खोजा जाएगा जिसका नाम बाद में गैलियम रखा गया। फिर इसी तरह एका सिलिकॉन यानी सिलिकॉन के नीचे भी एक खाली स्पेस छोड़ दिया गया। तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का डिस्कवर बाद में हुआ, और क्योंकि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी कुछ हद तक बोरॉन से मिलती थी इसलिए बोरॉन की जगह पर ये नीचे आया। गैलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच होती थी इसलिए एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह एक छोड़ दी गई गैलियम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एका एल्यूमिनियम और गैलियम में कंपैरिजन दिखाया है। अगर कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम का जो एका एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के सिमिलर जो एलिमेंट खोजा जाना था उसका मास होना चाहिए था 68। ऐसा मेंडलीव ने कहा था कि जो नया एलिमेंट खोजा जाएगा लाइक एल्यूमिनियम उसका मास होगा 68, और बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम जिसका मास था 69.7, यानी कि क्लोजर वैल्यू टू 68। नेक्स्ट पॉइंट था फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड
एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा E2O3, बाद में गैलियम का जो ऑक्साइड था Ga2O3 बना, Ga2O3। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, एक एल्यूमिनियम का क्लोराइड जो होगा वो ECl3 बनेगा। E फॉर अननोन एलिमेंट है इसलिए इसको E से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो बना GaCl3। सेम इसी तरह एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है AlCl3, या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करेंगे आप तो Al2O3। यानी कि एल्यूमिनियम से काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज सिमिलर थी गैलियम की, इसीलिए इसको एका एल्यूमिनियम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। मेंडलीव ने कुछ स्पेसेस फ्री रख दिए थे क्योंकि उस टाइम पर हीलियम, नेऑन, आर्गन जैसी गैसेस नहीं डिस्कवर हुई थी, बिकॉज दे आर वेरी लो इन कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन present in atmosphere and they are very less reactive gases, तो मेंडलीव ने क्या किया, एक ग्रुप इन इनर्ट गैसेस के लिए सेपरेट फ्री छोड़ दिया कि जब इन गैसेस की डिस्कवरी होगी तो उस ग्रुप में इनको रख दिया जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। जो पहले से उन्होंने अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ये जो खासियत थी कि उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, इसीलिए मेंडलीव को काफ़ी हद तक सक्सेस मिली। चलिए तो अब पढ़ते हैं, इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद कमी कहाँ रह गई, तो जानते हैं मेंडलीव्स की लिमिटेशंस। फर्स्ट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई भी बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटीज थी वो एल्कली मेटल से भी थी, जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है, उसी तरह एल्कली भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके एल्कली हैलाइड बना रहा है। जिस तरह से एल्कलीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्कली ऑक्साइड बना रहे हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना रहा है। जिस तरह से सोडियम यानी कि एक एल्कली मेटल सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बना रहा है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है और सल्फाइड बना सकता है। यानी कुल मिलाकर के हाइड्रोजन काफ़ी हद तक एल्कली से रिसेंबल करता है। सेकेंड बात थी हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी हद तक हेलोजन ग्रुप से भी सिमिलर है। जैसे कि हेलोजन ग्रुप डायटोमिक एलिमेंट बनाते हैं, डायटोमिक हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इनकी सिमिलरिटीज हेलोजन से भी हो गई। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, हेलोजन्स के साथ या फिर एल्कली के साथ, इसके बारे में कोई बात नहीं करती है। तो ये इनका एक बड़ा ड्रॉबैक बना कि इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई बात नहीं की। सेकेंड पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ देखिए मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना चाहिए। अब इस आइसोटॉप का मास 35 है और इस आइसोटॉप का मास 37 है, तो क्या इन दोनों आइसोटॉप के लिए पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग स्लॉट होने चाहिए या फिर ये सिमिलर स्लॉट में रहेंगे, इसके बारे में मेंडलीव ने कोई बात नहीं की। यानी कि आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो भी एक बड़ा चैलेंज बनी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज
एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जो एटॉमिक मास का इंक्रीज था वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। सो ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि और कितने एलिमेंट दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्कवर किए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक एलिमेंट है जिसका मास 10 है और दूसरा एलिमेंट बी है उसका मास 12 है, तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा आएगा सी जिसका मास 11 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई एटॉमिक मास के इंक्रीज होने का रेगुलर ट्रेंड नहीं था। इससे ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि एक्चुअल में दो एटम्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इन 3 फेलियर्स के कारण मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इतनी सक्सेस मिली पर फिर भी उतना एक्सेप्टेबल ये नहीं हो पाया। तो आई होप आपको मेंडलीव की अचीवमेंट्स और उनकी लिमिटेशंस अब क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।